तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप फिर से मैं प्राची एक बार फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, जो कि है क्लास 12th फिजिक्स। आपके संपूर्ण बुक का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके पहले आप सभी को पता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुके हैं। टॉप 10 क्वेश्चन हो चुके हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के। आज लास्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट 3 है। आप सब अभी तक अगर उस क्लास को नहीं देखे तो उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। इस क्लास को देखने के बाद जरूरी नहीं है कि आप पार्ट 1 से देखें, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आप कहीं से भी कोई भी पार्ट पहले देख सकते हैं। तो आप पूरे तीनों पार्ट को अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आप लॉन्ग क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जो हम बताएंगे कि यही यही डेरिवेशन आप पढ़ लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वो कंफर्म उतने डेरिवेशन ही आएंगे। आप अथवा वाला क्वेश्चन भी आपको आता रहेगा लॉन्ग में, लेकिन बात फंसती है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो बुक से कहीं से भी दे देते हैं और उसमें आपका ज़्यादा नंबर भी करता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। इसलिए आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करना, फिर आपको हम शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो इम्पोर्टेंट है उसकी तैयारी करवाएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन तो हम आपको कराएंगे ही कराएंगे। तो पूरी क्लास आप देखिएगा, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और हाँ, और हम और जो भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे उनकी तरह हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ 100% दावे के साथ यही आएगा। इतना मान लीजिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं इसी में से अगर टॉप 30 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, तो कम से कम आपको इसी में से, इस क्लास में से टॉप 50 प्लस क्वेश्चन, यानी कि टॉप 15 प्लस क्वेश्चन आपको कंफर्म इसी क्लास से मिलेंगे। तो इसलिए आप क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आपके पास बुक्स हैं, अनसॉल्व है, कहीं से भी देखिए जो मैम क्वेश्चन उठा रही हैं, जो मैम क्वेश्चन ले रही हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप क्वेश्चन आप पहले देखिए, उसके बाद फिर क्लास को अच्छे से पूरा देखिए और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। सारे क्वेश्चन को नोट करते हुए विद सोल्यूशन हम आपको करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आपके लिए हम आगे इससे भी और बेहतर तैयारी आपकी हम बोर्ड एग्जाम की कराएंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वैद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको बोर्ड एग्जाम में ना पूछा हो, और सारे क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ करके एक कॉपी बना लीजिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की, या फिर एक कॉपी बना लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। उसमें हम आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के बताएंगे। आप सारे क्वेश्चन उन्हीं को पढ़िएगा, अपने बोर्ड एग्जाम में अपना रिजल्ट देखिएगा। उसके पहले अगर आपको विश्वास ना हो तो अनसॉल्व में देख लीजिए हाँ कितना क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिपीटेड होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपको, किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। तो 1 वाट शक्ति क्या होती है ये आपसे पूछा हुआ है। तो ध्यान से समझिए, 1 वाट शक्ति हमको पता है, शक्ति बराबर होता है, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय, यानी कि P बराबर होता है क्या, W/T। क्या होता है, P बराबर होता है W/T होता है। अब ये है क्या, ध्यान समझिए, आप लिखेंगे क्या इतना लिखने के बाद अपने एग्जाम में कि कार्य बराबर शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, यानी कि मैथमेटिक्स फॉर्म में अगर यही सूत्र लिखेंगे तो P बराबर W/T लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे, यदि किसी व्यक्ति द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य 1 जूल हो, मतलब कोई व्यक्ति है जो कोई कार्य कर रहा है 1 सेकंड में, और उसका जो कार्य हो कितना हो, 1 जूल हो, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की शक्ति कितनी है, 1 वाट है। जैसे फिर से समझ लीजिए कि कोई अगर व्यक्ति है वो 1 सेकंड में अगर 1 जूल कार्य कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं उस जो व्यक्ति है उसकी जो शक्ति है, जो उसकी पावर है, जो उसकी एनर्जी है, वो कितनी है, 1 वाट की है। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं, ध्यान समझिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं कार्य बराबर, यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान समझिए,
कार्य बराबर कितना, 1 जूल, 1 जूल, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है, वो भी कितना लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम P निकालें तो P बराबर क्या हो जाएगा, P का सूत्र क्या होता है, W/T होता है। तो कार्य कितना है, कार्य है 1 जूल, 1 जूल, और समय कितना है, 1 सेकंड, क्या, 1 सेकंड, ठीक है। तो 1 जूल प्रति 1 सेकंड को हम क्या बोल सकते हैं, 1 जूल, क्या लिख सकते हैं हम, 1 जूल प्रति सेकंड हम लिख सकते हैं ये। और इसी 1 जूल प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, 1 किलो वाट, सॉरी 1 वाट कहते हैं, क्या बोलते हैं, 1 वाट, 1 वाट कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये इतना आप 2 नंबर पाने के लिए इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 नंबर ही क्या, आपको 1 नंबर आप जब एग्जाम में महत्व समझेंगे 1 नंबर का, तब जाके आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो ये आपका क्या हुआ, पूरा आपका पहला क्वेश्चन हुआ, किसी वैद्युत शक्ति में 1 वाट शक्ति से आप क्या समझते हैं। तो आप बताएंगे वैद्युत शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय, P बराबर W/T, और यहाँ पर आपको हम पूरा यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, सोल्यूशन भी कर लीजिए, फिर हम अगले पेज पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन बैठते हैं, आप इसे कर लिए होंगे। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2, फर्स्ट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 है, स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र लिखिए। क्या है, स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र हमको यहाँ पे लिखना है। अब सबसे पहले स्वप्रेरकत्व को आपको पता है L से डिनोट करते हैं, किससे, L से। और हम जानते हैं, आप हेडिंग बनाएंगे स्वप्रेरकत्व, और स्वप्रेरकत्व की परिभाषा हम किसे देखेंगे, यहाँ पर फैराडे के नियम से। तो फैराडे के नियम से हम ये जानते हैं E होता है -d∅/dt होता है, इक्वल टू माइनस हम लिख सकते हैं -L/dI/dt, हम इसको लिख सकते हैं, जहां पर L क्या है, स्वप्रेरकत्व है। क्या है, L क्या है, स्वप्रेरकत्व। अब यहाँ हमको L की विमा निकालनी है। तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फाइनली जो E है वो किसके बराबर है, -dI/, किसके, dt के बराबर है। किसके नियम से फार्मूला लिखा है, फैराडे के नियम से फार्मूला लिखे हैं। हमको यहाँ L की विमा चाहिए, तो L को हम एक साइड कर लेते हैं, माइनस को हम छोड़ देंगे, E इसको हम इधर भेजेंगे अगर E की साइड, तो E/, ये कितना आ जाएगा, dI/ में क्या, dt बटे में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर से समझिए, हमने कुछ नहीं किया, ये फैराडे के नियम से हमने सूत्र लिखा, यहाँ से E बराबर हमको मिला -L/dI/dt, क्योंकि हमको चाहिए क्या, स्वप्रेरकत्व चाहिए। तो स्वप्रेरकत्व हमको ये मिल गया -L/dI/dt। अब यहाँ पे हम E को लिख दिए किसके बराबर, -L/dI/dt के बराबर लिख दिए। उसके बाद में यहाँ हमको L की वैल्यू निकालनी है, dI/dt को E की साइड भेज दिए। क्लियर है। अब हमको यहाँ पे विमा किसकी चाहिए, विमा चाहिए हमको L की विमा कब पता होगी, जब हमको E की विमा पता होगी या फिर dI/dt की विमा पता होगी। अब E क्या है, विद्युत वाहक बल है। क्या है, E क्या है, विद्युत वाहक बल है। तो पहले हम यहाँ पर किनारे E की विमा निकाल लेते हैं, किसकी विमा, E की विमा निकालेंगे, ठीक है। E, और E क्या है, विद्युत वाहक बल है। क्या है, विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल का हम लोग मात्रा जानते हैं, क्या होता है, वोल्ट होता है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक E का जो मात्रक होता है, E का मात्रक वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी कि E की जो विमा होगी वो V की विमा होगी, जो E की विमा होगी किसकी विमा होगी, V की विमा होगी। और V की विमा हम कैसे निकालते हैं, तो हम जानते हैं V बराबर होता है W/Q। क्या होता है, W/Q। तो W की विमा क्या होती है यहाँ पे, तो W की विमा यहाँ पर होती है, ध्यान समझिए, E बराबर V बराबर W की विमा क्या होती है, M/L/T-2 कार्य की विमा। और यहाँ पर Q की विमा आप सभी को पता है 80 होती है। क्या होती है, 80 होती है। क्लियर है। अब यहाँ से E बराबर V बराबर, मतलब जो E की विमा आएगी वही V की भी विमा आएगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं M, और यहाँ पर क्या, L2, और यहाँ पर T ऊपर जाएगा तो T कितना हो जाएगा, यहाँ पर -2 तो है,
ये टी ऊपर जाएगा तो -1 और हो जाएगा ऐड, तो -3 हो जाएगा और a -1 हो जाएगा। ये किसकी बीमा आई हमको? ई की बीमा आई। यानी कि जो फाइनली ई की बीमा हमको मिली वो कितना मिली? ML2 T-3 a-1। हमको ये किसकी बीमा मिली है? ई की बीमा मिली है। इतनी बात क्लियर है? ये ठीक है, ई की बीमा हमको मिल गई। अब हम ई की बीमा मिल गई तो हम ई की बीमा यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हम ई के स्थान पर क्या लिख देते हैं? ML2 T-3 a-1। क्लियर है? ये इतना हम लिख दिए। ठीक है इतना। अब यहाँ पर क्या डी आई अपॉन डी टी, और डी आई मतलब क्या? धारा की बीमा। धारा की बीमा क्या होती है? यहाँ एम्पियर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अपान में समय की, समय का क्या होता है? टी होता है। क्या होता है? टी होता है। ये टी ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से हमको मिलेगा, ध्यान समझिए, यहाँ से हमको मिलेगा, यहाँ से हमको मिल सकता है एम, ध्यान समझिए, एम और क्या? L2, ML2 और T, ध्यान समझिए, T ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? T जो है पहले -3 था, ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये ना सोचिए हाँ प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। ये कितना हो जाएगा? T -2, -3 था, एक और आ गया, कितना हो गया? T-2। और a क्या है यहाँ पर? a1 है, क्या है? a-1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a-2, तो क्या हो जाएगा? a, अभी वही लिख देते हैं, a-1 अपान में क्या बच रहा है? a बच रहा है। क्लियर है? ठीक है, इसको हमने ऊपर भेज दिया मल्टीप्लाई में। यहाँ जो फाइनली हमको L की बीमा मिली वो क्या मिली? ML2 T-2 a- कितना? ये 2 हो जाएगा। ये किसकी बीमा मिली हमको? ये फाइनली मिल गई हमको किसकी बीमा? L की बीमा हमको मिल गई। L क्या है? स्वप्रेरित गुणांक। तो ये आप ऐसे एग्जाम में करेंगे, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ही लिख करके आ जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको स्वप्रेरित की बीमा निकाल के आनी है, रट के नहीं आना। आप कितना बीमा रटेंगे? जरूरी नहीं कि एक ही बीमा है, बहुत सारी बीमा है, आपको रटना नहीं है, आपको निकालना है इस फार्मूले से, और आपको ऐसे पूरा निकालना है। आप कॉपी में कैसे करेंगे? पहले आप ये वाला पूरा स्टेप करेंगे, उसके बाद यही किनारे पर ये वाला स्टेप करेंगे, थर्ड पे ये वाला स्टेप करेंगे। तो आप इसको फिर नोट कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आप आंसर उठा के देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतरे गुतरे का। ध्यान समझिए, आप हेडिंग बनाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद एग्जाम में, अपने अगर एग्जाम में आता है तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या? ध्यान समझिए, तो आप लिखेंगे जब किसी धातु की सतह पर कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो प्रकाश की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब मान लो कोई धातु की सतह है, अगर इसमें कम आवृत्ति के प्रकाश आपतित कराई जाती हैं, इसी से क्या उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और इस घटना को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जब किसी धातु की सतह पर कम आवृत्ति की प्रकाश को आपतित कराया जाता है, धातु की सतह है, इसमें कम आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराया जाता है, इसकी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और इसी प्रोसेस को, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव हम कहते हैं। ये तो आप लिखेंगे। उसके बाद पूछा हुआ प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? तो आप लिखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने की। कौन किया? सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। आप इतना क्वेश्चन लिखेंगे, आपको पूरा मार्क्स जो है वो मिल जाएगा अपने एग्जाम में। आप क्वेश्चन को नोट कर लें। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, यहाँ समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। मतलब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं तथा इसका मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक लिखना था, मतलब इसका फार्मूला लिखना था, और इसका मात्रक लिखना था। हमने आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी बताई हुई है। तो आप हेडिंग बनाएंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, आप बना सकते हैं एग्जाम में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? आप लिखेंगे चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य,
तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मान लो क्या है चुंबक, क्या है चुंबक, ठीक है, सॉरी ये क्या है चुंबक है। ये इसका प्लस m सिरा है और ये इसका क्या है माइनस m सिरा है। ठीक है, नहीं तो आप इसे क्या मान लीजिए नॉर्थ पोल मान लीजिए इसके साथ, यानी कि ये प्लस m और ये माइनस m, और बीच की दूरी कितनी है 2l है, बीच की दूरी कितनी है 2। अब ये क्या है प्लस m और माइनस m क्या है, इसका ध्रुव सामर्थ्य, क्या है इसका ध्रुव सामर्थ्य है, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप परिभाषा में लिखे हैं चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा ये क्या है चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य, ये चुंबक है उसका ध्रुव सामर्थ्य है। चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके बीच की दूरी के जो गुणनफल है, उनका बीच की दूरी कितनी है 2l, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं, किसे, इसे आप लिख लीजिएगा, इसे हम किसे डिनोट करते हैं कैपिटल M से इसको हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे कैपिटल M, ठीक है, इसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और कैपिटल M बराबर इसका व्यंजक क्या हो जाएगा, कैपिटल M बराबर हो जाएगा m इंटू 2l, क्या m इंटू 2l, ठीक है। ध्रुव सामर्थ्य, ठीक है, चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर जो कैपिटल M है, ध्यान समझिए, जो कैपिटल M है, जहाँ कैपिटल M जो है वो क्या है, सॉरी कैपिटल M है, जहां पर कैपिटल M जो है वो क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। और स्मॉल m क्या है, स्मॉल m क्या है ध्रुव सामर्थ्य है, क्या है ध्रुव सामर्थ्य है, ठीक है, ध्रुव सामर्थ्य, ठीक है, ध्रुव सामर्थ्य, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 2l क्या है बीच की दूरी है, क्या है 2l क्या है बीच की दूरी, बीच की, इसका मात्रक लिखना था तो मात्रक क्या हो जाएगा, आप हेडिंग बनाएंगे मात्रक, और मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मात्रक क्या हो जाएगा इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए, तो आप चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा भी दे सकते हैं, उसका सूत्र भी दे सकते हैं और मात्रक भी आप दे सकते हैं। इतना आपको एग्जाम में करके आना है, तब जाके आप पूरा नंबर यहाँ पे पा सकते हैं। क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारा क्वेश्चन है 5, धारा घनत्व की परिभाषा एवं इसका मात्रक। धारा घनत्व क्या होता है, तो धारा घनत्व की परिभाषा ध्यान से मुझे, आप हेडिंग बनाएंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व हेडिंग बनाने के बाद आप लिखेंगे किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल की अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर विद्युत धारा कहते हैं, क्या कहते हैं उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर है, फिर समझिए, किसी चालक के किसी बिंदु पर, कोई चालक तार है, उसके किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर क्या कहते हैं धारा घनत्व कहते हैं। स्टार पॉइंट में बनाएंगे, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, किसे जे से। तो धारा घनत्व बराबर क्या होता है I/A, क्या I/A, ठीक है। धारा घनत्व बराबर क्या होता है I/A, यानी कि धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर है, अगर आप इतना लिख के आते हैं एग्जाम में, उसके बाद में ये सूत्र आप लिख करके आते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और धारा घनत्व का जो मात्रक होता है I मतलब क्या एम्पियर, और क्षेत्रफल मतलब क्या। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरी तरफ से ये, और क्वेश्चन है आपका वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं, हेडिंग बनाएंगे वाटहीन धारा समझते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता हो, यदि कोई सर्किट है परिपथ है उसमें क्या हो केवल प्रेरकत्व हो या फिर क्या हो शुद्ध धारिता हो, तथा प्रतिरोध का मान कितना हो
शून्य हो तो विद्युत वाहक बल और धारा में 90 डिग्री का कालांतर होता है। अगर किसी परिपथ में प्रेरकत्व और जो प्रेरकत्व है और जो धारिता है उसका मान क्या हो, शून्य हो, तो जो धारा है और जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल को हम ई से भी लिख सकते हैं और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वी भी होता है। तो जो विद्युत वाहक बल ई है और जो धारा आई है उसके मध्य क्या उत्पन्न होता है, कालांतर उत्पन्न होता है। वो भी कितने का कालांतर उत्पन्न होता है, 90 डिग्री का कालांतर उत्पन्न होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी ए बी बराबर, मतलब पी ए बी, पी शक्ति और इसके इसे एवरेज से को डिनोट करते हैं, वी आर एम एस मतलब विद्युत वाहक बल इंटू में आई आर एम एस इंटू में कॉस फाई का फॉर्मूला होता है। और जब किसका फार्मूला होता है, वाटहीन धारा का फार्मूला होता है। जब यहाँ पर क्या हो, वाटहीन धारा का फार्मूला था, जब यहाँ पर क्या कॉस फाई कितना रखेंगे हम, 90 डिग्री रखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, पी ए बी बराबर कितना मिलेगा, शून्य मिलेगा। इतना लिखने के बाद आप फाइनली लिखेंगे कि इस प्रकार यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध, प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता तथा परिपथ का प्रतिरोध शून्य है तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है, किंतु परिपथ में ऊर्जा क्षय बिल्कुल नहीं होता है। परिपथ की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। इस परिपथ की धारा को हम क्या कहते हैं, इस परिपथ की धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। तो आप इतना पूरा कंप्लीट एग्जाम में लिख के आएंगे कि वाटहीन धारा है क्या, डिफिनेशन उसकी, फार्मूला उसका और ये फाइनल उसका रिजल्ट। तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो है, ध्यान समझिए, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। क्या अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपसे एक ही नियम देगा, चाहे प्रथम नियम देगा चाहे द्वितीय नियम देगा। अगर आपसे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको दोनों नियम देंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों, और आपको दोनों नियम तैयार करके जाने हैं। और सबसे ज्यादा किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल क्या तैयार करके आना है आपको, न्यूमेरिकल इस पे सबसे ज्यादा तैयार करके आना है किरचॉफ के द्वितीय नियम पे। अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा किरचॉफ नियम न्यूमेरिकल बाय प्राची मैम, तो आपको विधिवत बहुत अच्छे क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे लेवल के हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। हेडिंग बनाएंगे आप किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली, संधि का नियम ही से कहते हैं, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, शून्य के इक्वल होता है। ये क्या है, इनका स्टेटमेंट है, यानी कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू कितना, 0। यानी कि अगर मान लो कोई संधि है, यहाँ पर क्या है, कोई संधि है, तो यहाँ पर समस्त धाराएं क्या हो रही हैं, आ रही हैं। मान लो ये धारा I1 आ रही है और I2 धारा मान लो जा रही है, फिर I1 धारा I3 धारा आ रही है, I4 धारा भी जा रही है, आ रही है, और I5 धारा क्या हो रही है, जा रही है, I6 धारा आ रही है, I7 धारा भी आ रही है, I8 धारा क्या हो रही है, जा रही है। तो इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, शून्य के इक्वल होता है। अगर हम इसको लिखें बीजगणितीय रूप में, हम इसे लिखेंगे, अगर हम माने जितनी धाराएं आ रही हैं संधि की ओर आने वाली धाराओं को हम क्या किसमें लेते हैं, हम प्लस में लेते हैं। संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम किसमें लेते हैं, माइनस में लेते हैं। हम लिख सकते हैं क्या, I1 और यहाँ पर क्या I2 धारा क्या हो रही है, जा रही है, तो माइनस में क्या I2, I3 धारा क्या हो रही है, आ रही है, प्लस में क्या I3, I4 धारा भी क्या हो रही है, आ रही है, प्लस में I4, I5 धारा क्या हो रही है, जा रही है, माइनस में I5, I6 धारा आ रही है, प्लस में I6, I7 धारा भी आ रही है, माइनस प्लस में I7, I8 धारा क्या हो रही है, जा रही है, I8 इक्वल टू क्या, 0। जो समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो किसके बराबर होता है, शून्य के इक्वल होता है। ये क्या है, किरचॉफ का क्या है, प्रथम नियम होता है। आप इसे नोट कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं।
तो नोट कर लिया आप इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्वेश्चन नंबर 8 है विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। सॉरी, यहाँ पर गलत लिख रहा है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। परिभाषा, क्या विभव प्रवणता की क्या देनी है, परिभाषा देनी है। ध्यान समझिए, हेडिंग बनाएंगे आप विभव प्रवणता। विभव प्रवणता भी अपने आप में क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। छोटी सी डिफिनेशन है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर सूत्र लिखेंगे आप, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ये क्या होता है, विभव प्रवणता का सूत्र होता है। मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखेंगे विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। मात्रक भी लिखना है, अगर मात्रक आपको लिखना है तो मात्रक हो जाएगा इसका वोल्ट प्रति मीटर। v का क्या हो जाएगा, वोल्ट विभव का, और x का क्या हो जाएगा, दूरी है तो मीटर। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें और हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा वैद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक लिखना है। क्या लिखना है, वैद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक लिखना है। तो आप हेडिंग बनाएंगे वैद्युत फ्लक्स। लिखेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ की क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लो कोई पृष्ठ है, उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे हम किसे डिनोट करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और फाई ई का जो सूत्र होता है वो होता है, ध्यान समझिए, फाई ई बराबर होता है, फाई ई बराबर सूत्र होता है E इंटू डी ए। क्या होता है, E इंटू डी ए, E इंटू वेक्टर डी ए। और हम ये जानते हैं जब वेक्टर हम हटाते हैं तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, फाई ई बराबर हो जाएगा, जब वेक्टर हटाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई ए कॉस थीटा। क्या, ई डी ए और क्या, कॉस थीटा हो जाएगा। जैसे कि आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे कि यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर पढ़े होंगे आप, ए बी कॉस थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका वेक्टर ई और वेक्टर डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे ई और कॉस थीटा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो फाई ई बराबर हमको मिलेगा यहाँ से क्या, ई और यहाँ पर क्या, कॉस थीटा बाहर हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमको, डी ए। क्या मिलेगा, डी ए, सॉरी यहाँ ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन डी ए। और हम ये जानते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, यक्स होता है। तो उसी प्रकार से जो डी ए का समाकलन क्या होगा, ए होगा। यहाँ से हमको फाइनली मिल जाएगा फाई ई इक्वल टू क्या, ई और क्या यहाँ पर कॉस थीटा और डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको फाई ई इक्वल टू ई ए और क्या, कॉस थीटा। क्या मिल जाएगा, ई ए कॉस थीटा, जो कि क्या है, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। अब हम हेडिंग बनाएंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हेडिंग बनाएंगे। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हेडिंग बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसका मात्रक लिखेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, ध्यान समझिए, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। आप इतना अपने एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको क्या मिलेगा,
फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें और आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे फिर बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज के हम लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मेरी तरफ से क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाएंगे। रिलेशन नहीं पूछ रहा है 1/μ0 में, पूछ रहा है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की विमा आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से हम इसका विमा निकालेंगे तो हम ये जानते हैं, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं सी स्क्वायर बराबर होता है क्या, 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट। तो जो सी स्क्वायर की विमा होगी वही किसकी विमा होगी, μ0 एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी। यानी कि जो सी का मात्रक होता है वो क्या होता है, सी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है सी का मात्रक। ठीक है, सी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो सी की विमा क्या हो जाएगी, एल और बटे में क्या सेकंड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। स्क्वायर है तो हम यहाँ इसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/μ0 और क्या एप्सिलॉन नॉट। फाइनली क्या मिलेगा, ये मिलेगा L2 और क्या T-2। क्या ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा T-2। वो भी किसकी बीमा है, ये 1/μ0 और इसकी बीमा है एप्सिलॉन नॉट की बीमा है ये। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो मेरी तरफ से क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आज टाइप नहीं हुआ था, लेकिन हम अपनी तरफ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं। तो अब आप ये बताएंगे कमेंट में कि आपको टॉप 30 क्वेश्चन जो हम आपको बताया टोटल, वो क्वेश्चंस कैसे लगे और क्या ये जो सीरीज थी टॉप 30 क्वेश्चन की ये आपके लिए यूजफुल थी या नहीं। और क्लास को आपको अगर अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा मैम का। अगर आप सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए इससे भी और बेहतर तैयारी कराने की पूरी कोशिश, पूरे मोटिवेशन के साथ हम करेंगे।